Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Tribune, the Hindu and Financial Express. So Tribune के फर्स्ट पेज के ऊपर बॉटम में एक टर्म है हीट वेव इन पंजाब एंड राजस्थान फॉर 2 days। ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग दिया है। हीट वेव का मतलब होता है कि उन दिनों के अंदर जो एक्सपेक्टेड हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर्स एक्सीड कर जाएं तो इसको कहा जाता है हीट वेव्स। Heat waves are usually very harmful. They can lead to dehydration. They can lead to death of plants. They can lead to death of animals. So heat waves जो हैं ये यूजुअल अकरेंस होती हैं समर्स के दौरान, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जिस हिस्से के अंदर हम लोग रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्दर्न यूपी, इस हिस्से के अंदर हीट वेव्स का प्रभाव जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह पेज नंबर 7 ओपिनियन वाले पेज के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रीविजिटिंग माउंटेन कॉप्स टू डिटर चाइना। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इंडिया के सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। इसको आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के सिक्योरिटी सिनेरियो जो हैं वो ख़ास तौर पर माउंटेन्स के इलाके में किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये एक चाइनीज़ मीडिया से न्यूज़ आई थी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स जो है वो इंडिया के पास है। तो इसी तरह पेज नंबर 7 के ऊपर कमिंग जो पीपीएससी का एग्ज़ाम है, पीसीएस एग्जेक्टिव, उसके लिए पंजाब की हिस्ट्री में से एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर आर्टिकल आया है जिसमें पंजाब के जो फॉर्मर सीएम रहे हैं सरदार प्रताप सिंह कैरों, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है 1962 वॉर में, किस तरह से उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की, विमेन को जो है वो वेपन ट्रेनिंग देनी शुरू की, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू की इस वॉर के दौरान, और 2 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीफ फंड के अंदर दिया था उस समय। और इसी तरह 130 किलोग्राम गोल्ड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। और यहाँ से आप पंजाबी कल्चर के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। कभी आपको पंजाबियत के ऊपर कुछ बताने को आ जाए, ख़ास तौर पर वॉर के सिनेरियो में, तो आप इस चीज़ को एक अच्छी एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं। किसी भी न्यूज़ की रेलेवेंस जो है वो आप इस तरह से इग्नोर मत किया कीजिए कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट इन इट और दिस न्यूज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट एज फार एज इम्पोर्टेंस इज कंसर्न। क्योंकि आप पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे कैन रियली हेल्प अस समटाइम्स। देन पेज नंबर 11 के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बिगिंस की इलेक्शंस। तो नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये मैंने आपको बताया था कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि जिसके अंदर P5 परमानेंट 5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। वैसे आज तक की अपडेट शाम तक की ये है कि इंडिया अनअपोज इसके अंदर इलेक्ट हो गया। तो ये इलेक्शंस जो हैं ये मैंने आपको पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी बताया था, आप उसको सुन सकते हैं। देन कोल माइंस टू गो अंडर द हैमर फ्रॉम टुडे। इंडिया में 41 कोल ब्लॉक्स, कोल माइंस की ऑक्शन जो है वो होगी 5 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। और कोशिश सरकार की ये है कि बिजनेस फ्रेंडली टर्म्स पर और अपफ्रंट अमाउंट्स को घटा के, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे फैक्ट्री यूनिट्स को चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है। हम कोविड-19 में से गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो ये 41 कोल ब्लॉक्स जो हैं इनको सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी और बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में और कम अपफ्रंट कॉस्ट के ऊपर जो है वो ऑपरेटेबल बनाना चाहती है नियर फ्यूचर में, ताकि जब हम रिकवरी पाथ के ऊपर फुल पेस पकड़ें तो ये चीज़ें जो है ये इंडिया की डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन में
और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में एक पिलर साबित होंगे। तो इसीलिए ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें लिखा गया है इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड अपफ्रंट अमाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ अपफ्रंट अमाउंट अगेंस्ट रॉयल्टी एंड लिबरल एफिशिएंसी पैरामीटर्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल माइनिंग के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं माइनिंग कंपनीज के लिए। उसके बाद अगर हम ट्रिब्यून के लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो नोटिस टू सेंटर ओवर ट्रांसफर ऑफ पीएम फंड्स कंट्रीब्यूशन टू एनडीआरएफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसको कंसिडर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया है कि जो भी पैसा पीएम केयर्स के अंदर इकट्ठा हुआ, क्या वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ जा रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जाए। दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस न्यूज़ के अंदर दो टर्म्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपने इस न्यूज़ को समझना है। पहला है पीएम केयर्स और दूसरा है एनडीआरएफ। पीएम केयर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन। 28 मार्च 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इस फंड की स्थापना की गई, जिसमें आप लोग हम लोग सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया, स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट किया, डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और दूसरी टर्म जो है वो यहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये फंड जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है वो बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको एमरजेंसी रिस्पांस रिलीफ, रिहेबिलिटेशन ड्यू टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर्स के केस में इसका इस्तेमाल जो है वो करती है। और नाउ वी स्टार्ट विद द हिंदू के ओपिनियन वाले पेज के ऊपर मिस सुहासिनी हैदर द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स के ऊपर, जिसमें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल के ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जिसमें चाइनीज स्ट्रैटेजी और फिंगर्स नाम के शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है पेंगोंग सौ के आसपास। ये फिंगर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बतन पाम। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो माओ जेडंग जो हैं उन्होंने 1956 में कहा था कि जो जीजेंग मतलब जो तिब्बत है वो चाइना का राइट पाम है और इसकी जो फिंगर्स हैं उनको लिबरेट करना जरूरी है। ये फिंगर्स थी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नेफा, या जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन इंडिया ने इसको काउंटर कैसे किया कि इंडिया के साथ इन फिंगर्स की अटैचमेंट ज्यादा रखी जाए। तो इस एरिया के अंदर चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो इस फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। फिर इसी आर्टिकल में पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954 का भी रेफरेंस आता है। क्योंकि इंडिया चाइना का विवाद चल रहा है तो आपको पंचशील के बारे में पता होना चाहिए। 1954 में ये एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। उस समय हमारी तरफ से प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से जो प्रीमियर थे वो ज़ौ एन लाई, उनके बीच में ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एग्री हुए थे कि हम एक दूसरे की टेरिटरीज को किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से एटीट्यूड रखेंगे उनके बारे में। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस।
चाइना ने कभी भी पंचशील सिद्धांत का पालन नहीं किया है और ना अब कर रहा है। चाइना ने गालवान वैली जो कि इंडियन पोजेशन में है उसके अंदर इंट्रूजन करके फिर दोबारा जो है वो पंचशील सिद्धांत को वायलेट किया, 1962 में भी किया, उसके बाद भी करता रहा है। तो आपको ये पंचशील सिद्धांत के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर आपको दलाई लामा के अराइवल का ईयर 1959, जिसमें हमने रिफ्यूज दिया दलाई लामा और उनके फॉलोअर जो थे तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, क्योंकि बहुत ऑपरेशन और रिप्रेशन का शिकार थे ये लोग वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर करमापा लामा मतलब द नेक्स्ट दलाई लामा, उनके बारे में बताया गया है। 2000 में ये इंडिया पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद ही हैज़ लेफ्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ की सिटीजनशिप इन्होंने ले ली। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि दलाई लामा की प्रेजेंस इंडिया में हैज़ ऑलवेज बीन ए पॉइंट ऑफ टसल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर हिंदू के अंदर एक खबर छपी कि आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स। किस ग्राउंड के ऊपर कि इन दोनों एक्ट्स की जो क्लॉजेज हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर ये एक क्वेश्चन रहता है कि ये एनआरसी क्या है और ये एनपीआर क्या है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको हल्की फुल्की सी इंफॉर्मेशन सिंपल भाषा में देने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट का बेस बन जाए। सबसे पहले हम लोग एनआरसी की बात करते हैं। तो एनआरसी इज ए रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स whose creation is mandated by 2003 amendment of the Citizenship Act of 1955। Citizenship Act 1955 वो एक्ट है जो हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप को रेगुलेट करने वाला मेन इंस्ट्रूमेंट है। पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया so that the illegal migrants can be identified and deported. This is the purpose. Identification of illegal migrants and their deportation, वापस भेजना उनको। असम में 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, एक प्रोस्पेक्टिव प्लान है 2021 में इसको इंप्लीमेंट करना। उसके बाद यहीं पर दूसरी टर्म आती है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके बारे में भी आपको हल्का फुल्का सा बता देता हूं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज ए रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसको विलेज लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर प्रिपेयर किया जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ अगेन सिटीजनशिप एक्ट 1955 and Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003. It is mandatory for every usual resident of India to register in NPR. अब ये यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है? यही टेक्निकलिटीज हैं जिनको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट के साथ हम जुड़े। A usual resident is defined for the purpose of NPR as a person who has resided in a local area for the past 6 months or more, or a person who intends to reside in that area for the next 6 months or more। तो ऐसे लोगों को एनपीआर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीआर इज टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस ऑफ द एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। द डेटाबेस वुड कंटेन डेमोग्राफिक, कहां रहते हैं, लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, एंड बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स। बायोमेट्रिक मतलब उसमें फेशियल स्कैन हो सकता है,
आइरिस स्कैन, आपकी आई का स्कैन और आपका फिंगरप्रिंट स्कैन। तो ये दो चीज़ों की कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 9 के ऊपर इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स और आत्मनिर्भर टाइटल के साथ एक न्यूज़ छपी है, जिसमें अगेन जो LAC के आसपास की डेवलपमेंट हो गई है उसके साथ कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की गई है। यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म मिलेगी आपको, स्पिरिट ऑफ वुहान। स्पिरिट ऑफ वुहान और चेन्नई कॉन्टैक्ट, ये दो टर्म्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। स्पिरिट ऑफ वुहान जब मोदी जी ने विज़िट किया था 2018 में, वुहान में मीटिंग हुई थी, तो स्पिरिट ऑफ वुहान की इंडिया चाइना डायलॉग, इंडिया चाइना फ्रेंडशिप, इंडिया चाइना फ्यूचर डेवलपमेंट, तो स्पिरिट ऑफ वुहान। और जब यहाँ आए थे उनके राष्ट्रपति मिस्टर शी जिनपिंग, तो चेन्नई में मीटिंग हुई थी, तो चेन्नई कॉन्टैक्ट। तो ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी जहाँ पर जो है वो बायलेटरल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की बात हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ वुहान के अगेंस्ट ये बात हो रही है। तो ऐसी टर्म्स जो हैं वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर कई बार आपसे पूछी जा सकती हैं, तो यू मस्ट नो दीज टर्म्स। उसके बाद यहाँ पर रशिया इंडिया चाइना मीटिंग, ये फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर RIC मीटिंग होती है। उसके बाद यहाँ ब्रिक्स मीटिंग की बात की, इंडिया और चाइना किन किन फ्रंट्स के ऊपर आपस में यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं। ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनका मैं आपको हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। ब्रिक जो है BRIC था पहले, 2001 में इनका कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू होता है। 2006 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम ये मिलते हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। उसके बाद यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसी इंटरेक्शंस का आपको यूजुअली पता होना चाहिए। आपको SMA, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में, इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स के अंदर, प्रिलिमिनरीज के अंदर इन टर्म्स की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैल्यू होती है। यू मस्ट नो, आपके पास कंटेंट होगा तो ही आप लिख पाएंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई पैक्ट के बारे में बता दूं, ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। 2001 में शंघाई में जो है इसका ओरिजिन होता है, और उस समय इसके अंदर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान ये ज्वाइन करते हैं। उज़्बेकिस्तान जो है इसने भी बाद में इसके अंदर ज्वाइन किया। तो आप ओरिजिनल 5 उज़्बेकिस्तान को निकाल देंगे तो रेस्ट आर कॉल्ड एज द ओरिजिनल 5। और शंघाई 5 ग्रुप बना था ओरिजिनल 5 द्वारा, जो कि बाद में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल 5 हैं, इनकी ग्रुपिंग का नाम शंघाई 5 था। उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया एज ए 6th मेंबर, तो SCO बन जाएगा। और इंडिया ने अभी रिसेंटली 2017 में इस ग्रुपिंग को जो है वो ज्वाइन किया है। तो ये भी एक फ्रंट है जहां इंडिया और चाइना आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फिर इसी पैराग्राफ के अंदर एक क्वाड अलायंस का रेफरेंस आ रहा है। एक नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया में जिसको बोलते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज। इसमें इंडिया, जापान और USA यूजुअली रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें बाहर के देशों को भी इनवाइट किया जा सकता है। तो इंडिया ने रिसेंटली आप ये कहिए कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया। तो यहां से क्वाड मतलब 4। तो क्वाड अलायंस जो है इस समय अगर हम बात करें जियो पॉलिटिक्स में, तो ये एक एंटी चाइना ग्रुपिंग बनती हुई नजर आ रही है, प्रमोटेड बाय इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के भी डिफरेंसेस हैं इस समय मीट इंडस्ट्री को लेके, कोल को लेके। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 2020 मालाबार एक्सरसाइज में इनवाइट किया गया। हाँ, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में जो है वो पार्टिसिपेट किया था अलोंग विद सिंगापुर। तो दिस इज ए न्यू डेवलपमेंट ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट। तो इंडिया की डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं। उसके बाद
हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार बीजिंग के आसपास नया आउटब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है कोविड-19 डिजीज का। उसके बाद सेबी ने लिस्टेड कंपनीज को, ये लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं, जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स 2 वीक्स के अंदर कंपनीज जो हैं वो यूज कर सकती हैं टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट। ये QIP क्या होता है? अगेन इट्स अ टेक्निकल टर्म, इसको आपको मैं बहुत सिंपल बेसिक भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक हम QIP की बात करें, इट इज ए प्रोसेस फॉर द लिस्टेड कंपनी टू रेज कैपिटल विदाउट हैविंग टू सबमिट लीगल पेपर वर्क टू मार्केट रेगुलेटर। ज्यादा लीगैलिटी नहीं है, तो क्विक वे है ये मनी पैदा करने का, और फॉरेन कैपिटल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है जब हम अंदर से पैसा पैदा कर पाएं। मार्केट में से जो है वो जो है हम कैपिटल रेज कर सकें लोकल मार्केट्स में से। तो ये जो है 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्तों के गैप के साथ रजिस्टर्ड कंपनीज जो है वो QIPs के थ्रू कैपिटल पैदा कर पाएंगी कोविड-19 की स्थिति में से रिबाउंस करने के लिए। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लोआउट इंपैक्ट बिगिंस। तो इसी के अंदर एक टर्म है बायो रेमीडिएशन। मैंने आपको बताया था कि बायो रेमीडिएशन का मतलब होता है बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके ऑयल को रिमूव करने का प्रोसेस। और इसमें इसके अंदर मैंने आपको पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट और उनके द्वारा डेवलप्ड बायो ऑयल जैपर बैक्टीरिया का मिक्सचर, जिसके अंदर 5 स्ट्रेन्स होते हैं, और ऑयलीवोरस एस बैक्टीरिया का मिक्सचर, जो कि सल्फर रिच क्रूड ऑयल या स्लज जो बचा खुचा हिस्सा होता है उसको क्लीन करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो again this term is in news, bioremediation, so do pay attention to it. तो हिंदू के अंदर ही न्यूज है एक्स्ट्राडिशंस टू चाइना ए पॉसिबिलिटी विद हांगकांग लॉ। आपको मैंने चाइना हांगकांग के रिलेशनशिप के बारे में पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चाइना हांगकांग के बीच में इस समय जो है वो एक टसल चल रही है लीगल फ्रंट के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जब हांगकांग को हैंड ओवर किया गया चाइना को, तो ये डिसाइड किया गया था कि हांगकांग जो है वो चाइना की सोशलिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो नहीं करेगा। तो हांगकांग के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। तो नया जो लॉ चाइना लाना चाहता है, चाइना ये कहता है कि हांगकांग के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट्स होते हैं उनको कर्व करने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए लॉ लाया जा रहा है। तो हांगकांग के अंदर से ये एक आवाज पैदा होती रही है लगातार कि चाइना जो है वो उनके डेमोक्रेटिक ढांचे को बिगाड़ना चाहता है और जो फ्रीडम और ऑटोनॉमी अवेलेबल है हांगकांग के अंदर उसको हैम्पर करना चाहता है। तो टाम यी चोंग, ये एक वेटरन बीजिंग बेस्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा कि इससे एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण संधि। इसका मतलब ये होता है कि अगर चाइना किसी कल्प्रिट को ढूंढ रही है और वो हांगकांग के अंदर गिरफ्तार होता है तो उसको वहां से लाकर चाइना के कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है। तो इसको हम प्रत्यार्पण संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक हिंदू के अंदर न्यूज है आरबीआई टू टाइटन रूल्स फॉर होम फाइनेंस फर्म्स, 75% ऑफ एसेट्स टू बी फॉर द इंडिविजुअल लोन्स। इस आर्टिकल के अंदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बाय मैंडेटिंग 75% ऑफ देयर होम लोन्स टू इंडिविजुअल बोरोअर्स बाय 2024।
कि ज़्यादा लोन्स जो हैं वो 2024 तक 75% लोन्स होम लोन्स के तौर पर आप दीजिए इंडिविजुअल बायर्स को। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अभी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। एक कंपनी इज ट्रीटेड एज एन एनबीएफसी। एनबीएफसी कैसे होती है? इफ इट्स फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में बता देता हूं। कैश हो गया, स्टॉक या शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, तो ये सब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो इफ फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, तो ये एक डेफिनेशन है। और इन ड्राफ्ट नॉर्म्स के अंदर RBI proposed the definition of qualifying assets for housing finance companies. It said that at least 50% of net assets should be in the nature of qualifying assets. So, qualifying assets for HFCs, of which at least 75% should be towards individual housing loans. अब ये क्वालिफाइंग एसेट यहां पर टर्म है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? अगर क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन ढूंढें तो क्वालिफाइंग एसेट्स आर द एसेट्स विच आर बीइंग बिल्ट बाय एन एंटिटी, कोई कंपनी द्वारा, एंड इट टेक्स ए सब्सटेंशियल टाइम टू बिल्ड देम, एसेट्स विच आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन दे आर एक्वायर्ड। तो कहने का मतलब जिन एसेट्स को बनाने में, जैसे होम है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसको बनाने में समय लगता है, तो ऐसे एसेट्स को क्वालिफाइंग एसेट्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि 50% ऑफ नेट एसेट्स शुड बी इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, और उन क्वालिफाइंग एसेट्स में से भी 75% होम लोन्स में जाना चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट में जाना चाहिए। और अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी तो उनको एनबीएफसी आईसीसी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और बाद में इनको आरबीआई को अप्रोच करना पड़ेगा, उनको दोबारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को required to approach the RBI for conversion of their certificate of registration from HFC to NBFC ICC। तो उनकी नेचर ही बदल जाएगी। तो इसमें से जो टर्म पकड़ने वाली थी वो थी फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, रेशोज जो बताए हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, और 75% होम लोन में जाना चाहिए। उसके बाद AIIB clears 750 million loans to India for COVID-19, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिलियंस जस्ट आउट ऑफ पॉवर्टी एट रिस्क। तो इसलिए जो AIIB है, ये बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिन्होंने $750 मिलियन का लोन जो है वो इंडिया को जो एडवर्स इम्पैक्ट्स आएंगे कोविड-19 के, उनके साथ लड़ने के लिए सैंक्शन किया है। तो AIIB के अगर हम बारे में देखें तो ये बैंक जो है वो 2016 में बना। इनका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। एशिया और ओशियानिया का जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का इलाका है ओशियानिया। 102 इसके जो है वो मेंबर्स हैं। इनका मेन काम क्रेडिटिंग, लोन्स देना है। और अगर हम इसके 102 मेंबर्स का ब्रेकअप देखेंगे तो 78 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट और 24 मेंबर्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर मिनिस्ट्री कैन नॉट कैंसल टेंडर वन बाय चाइनीज कंपनी। चाइना की एक कंपनी है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी, उनको अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर किया गया था, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो एक स्वदेशी जागरण मंच ने ये डिमांड रखी थी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइनीज कंपनी से ले लिया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कहा
कि ये बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू हुआ है, और ये प्रोसेस जो है और ये जो प्रोजेक्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड है, तो हम इसको वापस नहीं ले सकते। चाइनीज कंपनी लोएस्ट बिडर थी। एडीबी के बारे में बता देता हूं, 1966 में जो है ये बैंक बना। मेट्रो मनीला फिलीपींस में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। 68 कंट्रीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका मेन मकसद होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट के बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल था, 38.2 मीट्रिक टन्स और 73,500 करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसानों को दिया गया। और ये इस बार की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है। और इसी खबर के अंदर पता चलता है कि मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल पूल में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन के उभरा, 12.9 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, सरपासिंग पंजाब जिन्होंने 12.7 मिलियन टन्स जो है इस बार कंट्रीब्यूट किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की कंट्रीब्यूशंस भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो इस बार सेंट्रल पूल में रही हैं। और जो टारगेट प्रोक्योरमेंट का है वो 40.7 मिलियन टन्स का रखा गया इस करंट ईयर के अंदर। और इसी तरह इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज थी जिसमें इंडियन एक थिंक टैंक है जिनको कहा जाता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। उन्होंने कहा था कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं हमारे यहाँ पर, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। और ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ये हमारे यहाँ मार्केट में 90% लेबर फोर्स बनाते हैं। तो कोविड-19 के शॉक के साथ लड़ने के लिए इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है। जहां तक ये ICRIER की बात है, ये 1981 में बॉडी बनी। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वयं भू संस्था है, पॉलिसी ओरिएंटेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इनका काम होता है कि पॉलिसी मेकर्स को एनालिटिकल रिसर्च प्रोवाइड करना और पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करना पॉलिसी इंप्रूवमेंट में। So this was from today's newspapers. I hope you are liking my newspaper analysis. I'm trying my level best to improve the level. So the thing is, keep building the background of a news so that you are well equipped when you sit in an exam. Thanks a lot. Stay safe. Stay inside. Have a good day.